हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट टीचर हब पे। मैं बसंत कुमार सम्राट। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं, वो है सीटेट के सिलेबस के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों, सीटेट का जो सिलेबस है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हिंदी में कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, इसका सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए। दोस्तों देख लीजिए दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे हिंदी में कहते हैं बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, इससे 30 क्वेश्चन आते हैं सीटेट पेपर 1 में और पेपर 2 में, जो कि 30 मार्क्स के होते हैं। इसका मतलब हुआ दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन होते हैं पर क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं दोस्तों हमारे। ठीक है दोस्तों, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है सीटेट के एग्ज़ाम में दोस्तों। किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है। ठीक है दोस्तों, और इसको हम लोग जान लेते हैं। ये जो 30 मार्क्स का सिलेबस जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में पूछा जाता है, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए से 15 प्रश्न आते हैं, पार्ट बी से 5 प्रश्न और पार्ट सी से 10 प्रश्न आते हैं। तो इसको आज हम लोग समझेंगे, एनालिसिस करेंगे कि पार्ट ए से जो 15 प्रश्न आते हैं वो किस टॉपिक से आते हैं, पार्ट बी से अगर 5 प्रश्न आते हैं तो वो किस टॉपिक से आते हैं, और पार्ट सी से 10 प्रश्न आते हैं तो वह किस टॉपिक से आते हैं। इन सभी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे दोस्तों, तो वीडियो के साथ बने रहें। जो पार्ट ए दोस्तों जो हम लोगों का है, वह जो है उससे 15 प्रश्न आते हैं। इसको कहते हैं हम लोग बाल विकास। पार्ट ए हम लोग का बाल विकास, इससे 15 प्रश्न आते हैं, मतलब कि 15 नंबर के क्वेश्चन इससे आते हैं पार्ट ए से। इसमें सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। तो इसमें हम लोग जानेंगे विकास क्या होता है। विकास की अवधारणा कहने का मतलब कि विकास होता क्या है, विकास के जो भी अवस्थाएं हैं उसे जानेंगे, विकास के आयाम या जिसे प्रकार बोला जाता है उसे भी हम लोग समझने का इसमें प्रयास करेंगे इसी टॉपिक में। साथ ही साथ हम लोग इसमें जानेंगे वृद्धि क्या होता है, उसके बारे में भी जानेंगे। विकास एवं वृद्धि में क्या अंतर है, इसे भी जानेंगे। विकास के आकार क्या है, उसे भी जानेंगे। और फिर हम लोग जानेंगे कि इसका विकास अधिगम से कैसे संबंधित है, मतलब कि डेवलपमेंट कैसे संबंधित है हमारे लर्निंग से। इन सभी बातों को हम लोग फिर बाद में जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये जो हम लोग का है वह पहला चैप्टर है, इससे हर बार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। अब देख लेते हैं आगे हम लोग का कौन सा चैप्टर है। तो आगे जो चैप्टर है हम लोग का दोस्तों, वह है विकास के सिद्धांत। वह क्या है दोस्तों, विकास के सिद्धांत, मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास, जैसा कि हम लोग दोस्तों जानते हैं कि एक यह लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। यह जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है हम लोग का। विकास जो है एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो जीवन पर्यंत कोई भी चीज़ चलता है दोस्तों, तो उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस है, अगर उसके सिद्धांत को अगर हम लोग नहीं समझ पाएंगे तो चेंजेस को कैसे जानेंगे। इसलिए दोस्तों विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो उसके कुछ हम लोग सिद्धांत को जानने का प्रयास करेंगे, प्रिंसिपल को जानने का प्रयास करेंगे। फिर आगे जो हम लोग का तीसरा नंबर टॉपिक है वह आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। तो जैसा कि जानते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है, आनुवांशिकता है, वातावरण है, और भी है, लेकिन मुख्यतः में 2 ही है। ठीक है दोस्तों, तो यह कैसे आनुवांशिकता एवं वातावरण विकास को प्रभावित करता है इसे जानेंगे। आनुवांशिकता क्या होता है इसे भी समझेंगे, वातावरण क्या है इसे भी समझेंगे। इन सभी बातों को समझेंगे। साथ ही साथ हम लोग आनुवांशिकता के नियम को भी जानेंगे, जो या आनुवांशिकता के सिद्धांत जो है उसे भी हम लोग जानने का इस चैप्टर में प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला टॉपिक हम लोग का समाजीकरण की प्रक्रिया। चौथा नंबर जो चैप्टर हम लोग का समाजीकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो इसमें जानेंगे हम लोग समाजीकरण क्या होता है। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि समाजीकरण के संस्थाओं के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे आगे इसी में कि समाजीकरण के प्रकार कितने हैं। तो 2 प्रकार है, प्राथमिक है और दूसरा है द्वितीयक, जिसे कहते हैं प्राइमरी, और दूसरा है सेकेंडरी। तो प्राइमरी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और सेकेंडरी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, इन सभी बातों को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। दोस्तों मैं बता दूँ, जो भी मैं टॉपिक का नाम ले रहा हूँ उस टॉपिक से प्रश्न बन चुके हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इससे प्रश्न नहीं बने। ठीक है दोस्तों, तो इसे आप लोग थोड़ा सीरियसली वे में लें।
आगे जो हम लोग का टॉपिक है पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग। मैं ऐसा समझ सकता हूँ दोस्तों, यहाँ पे जितने भी व्यक्ति ये वीडियो देख रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इसका नाम नहीं सुना हो, पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग। जैसा कि हम सभी जानते हैं, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत था, कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत और वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इंग्लिश में सुन लीजिए दोस्तों, पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी और कोहलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी और वाइगोत्स्की का सोशियो कल्चरल थ्योरी। तो यह जो तीनों का थ्योरी है या जो सिद्धांत है, इससे दोस्तों हर बार प्रश्न बनते हैं, 3 प्रश्न हर बार बनते हैं दोस्तों। तो ये समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। इससे हर बार दोस्तों 3 प्रश्न बनते ही हैं, इसलिए इसे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें इस चैप्टर को। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर हो जाता है, स्टार मार्क लगा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं आगे कौन सा चैप्टर है। आगे जो हम लोग का 6 नंबर चैप्टर है वह है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। तो इसमें हम लोग जानेंगे बाल केंद्रित शिक्षा क्या है। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत ही दोस्तों बात किया गया है, जैसा कि पहले जो शिक्षा दिया जाता था बच्चों को वह शिक्षक केंद्रित था, मतलब कि शिक्षक को केंद्र बिंदु में रखकर शिक्षा मतलब कि दिया जाता था। परंतु अब वर्तमान में बाल केंद्रित शिक्षा है। इसका मतलब हुआ बच्चों को केंद्र बिंदु में रख के शिक्षा देना, मतलब कि बच्चों की रुचियों, अभिवृत्तियों इत्यादि का ख्याल रखते हुए शिक्षा देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा की क्या क्या विशेषताएं हैं उसे भी हम लोग जानेंगे। साथ में साथ हम लोग जानेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा क्या है। प्रगतिशील शिक्षा में ही त्रिध्रुवीय प्रणाली, जिसे कहते हैं ट्राइपोलर प्रोसेस या ट्राइपोलर सिस्टम के बारे में बात किया गया है, उसे भी हम लोग समझेंगे प्रगतिशील शिक्षा में। प्रगतिशील शिक्षा का शिक्षा में क्या महत्व है इसे भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, और आगे हम लोग का 7 नंबर चैप्टर है बुद्धि एवं उसका सिद्धांत। तो 7वां चैप्टर है बुद्धि एवं इसका सिद्धांत। इससे भी हर बार एक प्रश्न बनते हैं दोस्तों। इसमें इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, बुद्धि क्या है इसे आपको जानना जरूरी है, बुद्धि की विशेषता क्या है, बुद्धि के सिद्धांत जैसे कि एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, त्रिकारक सिद्धांत, बहुआयामी सिद्धांत, साथ ही साथ हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, इससे भी एक प्रश्न बनता है दोस्तों। साथ ही साथ बहुआयामी सिद्धांत, इस प्रकार के जो भी सिद्धांत है बुद्धि के उससे भी प्रश्न बनते हैं। तो ये पढ़ना, ये टॉपिक भी बहुत ज़रूरी है। 8वां नंबर चैप्टर हम लोग का भाषा एवं विचार। तो इस 8वें नंबर चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि भाषा क्या है, भाषा की विशेषता क्या है, विचार क्या है, इसे भी जानेंगे। और साथ ही साथ जानेंगे किस मनोवैज्ञानिक का कहना था कि बच्चों के अंतर्गत सबसे पहले भाषा का विकास होता है फिर विचार का, और किस मनोवैज्ञानिक का ऐसा कहना था कि बच्चे के अंतर्गत सबसे पहले विचार आता है फिर भाषा आता है। इसी में हम लोग वाइगोत्स्की के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग इसी में पियाजे के बारे में भी पढ़ेंगे, स्किनर के बारे में भी पढ़ेंगे, और नोम चॉम्स्की जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ जाते हैं, जिन्होंने हम लोगों को LAD का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसे हिंदी में कहते हैं भाषा अधिग्रहण यंत्र और इंग्लिश में कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। यह क्या है इसे भी जानेंगे, इससे भी हर बार एक प्रश्न बनता है। तो इन सभी बातों को इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। ठीक है, आगे कौन सा चैप्टर है उसे देख लेते हैं दोस्तों। 9 नंबर चैप्टर या 9th नंबर जो चैप्टर है दोस्तों हम लोग का वो है जेंडर सामाजिक संरचना के रूप में। तो इसमें हम लोग जानेंगे दोस्तों कि जेंडर जो है हम लोगों का वह एक सामाजिक संरचना के रूप में, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। तो इसमें हम लोग जानेंगे जेंडर क्या होता है, लिंग क्या होता है, जेंडर रूढ़िवादिता क्या है, लिंग पूर्वाग्रह क्या है, इन सभी बातों को इसमें जानेंगे। जेंडर रूढ़िवादिता क्या है और लिंग पूर्वाग्रह से हम लोग कैसे निदान पा सकते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, अगला चैप्टर दोस्तों हम लोगों का है शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताएं। जैसा कि एक शिक्षक को यह जानना बहुत ही ज़रूरी है कि बच्चों के अंतर्गत विभिन्नताएं होती है, इसलिए सभी को एक समान न समझकर सभी की रुचियों का और सभी के स्थिति को देखते हुए शिक्षा प्रदान करना। मतलब कि
बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि बुद्धि से कमज़ोर होते हैं, बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो बुद्धि में अच्छे होते हैं, तो वो जल्दी किसी चीज़ को सीख जाते हैं और कोई धीरे से सीखते हैं। यह किस कारण से होता है? यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण होता है। तो यह शिक्षक को एक जानना ज़रूरी है। तो इस चैप्टर के बारे में भी हम लोग जानेंगे। अगला चैप्टर है हम लोगों का सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन के बीच अंतर। मतलब सीखने के लिए आकलन, समझ रहे हैं दोस्तों, मतलब लर्निंग फॉर असेसमेंट फॉर लर्निंग, और दूसरा है सीखने का आकलन मतलब कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इन दोनों के बीच में क्या अंतर है इसे जानेंगे। साथ ही साथ विद्यालय आधारित मूल्यांकन या जिसे कहते हैं स्कूल आधारित मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE क्या है इसे भी जानेंगे। दोस्तों CCE की क्या विशेषताएं हैं इसे भी जानना बहुत ज़रूरी है। इससे भी एक प्रश्न हर बार बनते हैं दोस्तों। और यह जो मैं चैप्टर बताया हूँ जेंडर रूढ़िवादिता वाले दोस्तों, इससे कथन और कारण के प्रश्न बने हैं इस बार बहुत सारे, जो दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुए हैं और जनवरी में, इसमें इससे कथन और कारण वाले प्रश्न बनने लगे हैं दोस्तों। तो यह जानना बहुत ही ज़रूरी है हम लोगों को। तो यह 11 टॉपिक हुआ दोस्तों। एक और टॉपिक है पार्ट ए में, उसे देख लेते हैं। वह है उपलब्धि का मूल्यांकन एवं प्रश्नों का निर्माण। तो बच्चे ने जो कुछ भी मैंने बच्चे को पढ़ाया उसका मूल्यांकन हम किस प्रकार करेंगे, साथ ही साथ उन्हें ग्रेडिंग जो देना है हम लोगों को ABC ग्रेडिंग जो हमें देना है A या A+ या B या C या D जो भी कुछ, तो ग्रेडिंग पद्धति के बारे में भी हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ प्रश्नों का निर्माण, हम प्रश्न का निर्माण कैसे करेंगे। हम शिक्षक को इस तरह का प्रश्न निर्माण करना है जिससे बच्चों के अंतर्गत आलोचनात्मक चिंतन का विकास हो सके। मतलब कि बच्चा को ऐसा प्रश्न हमें देना है कि जिस पर बच्चा चिंतन करे। ऐसा नहीं प्रश्न देना है कि सिर्फ रटंत प्रणाली पर आधारित हो, बच्चा सिर्फ रट के आए और उसी को आंसर लिख दे। तो इससे हमें बचना है, ठीक है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा हमें मुक्त अंत वाले प्रश्न देने हैं, मतलब जिसके आंसर खुले हों, ऐसा नहीं कि रटने वाले आंसर हो। तो इस तरह के प्रश्न हमें निर्माण करने हैं। तो इन सभी चीज़ों को इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, 12 नंबर चैप्टर में। तो पार्ट ए में हम लोग देख सकते हैं दोस्तों 12 टॉपिक पढ़ने हैं दोस्तों। इससे 15 प्रश्न आते हैं, मतलब कि 15 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। मैं ये बात बता दूँ कि यह जो मैं 12 टॉपिक बताया हूँ, यह समझ लीजिए दोस्तों कि एक भी प्रश्न इधर उधर नहीं होते। जो 12 टॉपिक है, इन 12 टॉपिक से प्रश्न में क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आप सेट उठा के देख लीजिए दोस्तों, ऐसा कोई सेट नहीं है जिसमें प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन ना बना हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग का पार्ट बी है। पार्ट बी है समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। तो समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा हमें कहती है सभी बच्चों को समान शिक्षा प्रदान करना है, किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं करना है, जाति के आधार पे या लिंग के आधार पे या आर्थिक स्थिति के आधार पे या धर्म के आधार पे या विविध चीज़ों के आधार पे हमें भेदभाव बच्चों के बीच नहीं करना है, सभी को समान शिक्षा प्रदान करना है। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। तो विशेष आवश्यकता कहने का यहाँ अर्थ है दोस्तों, जो बच्चे दिव्यांग हैं वो भी विशेष आवश्यकता वाले हैं, जो अध्ययन अक्षमता से ग्रसित हैं वो भी कहीं ना कहीं विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, या जो अच्छे हैं पढ़ने में प्रतिभाशाली है वो भी कहीं ना कहीं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। और सृजनशील या जो सृजनात्मक बच्चे हैं वो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। तो इन विशेष आवश्यकता के अंतर्गत इन सभी प्रकार के बच्चे आ जाते हैं। तो इसमें हम लोग को 3 टॉपिक पढ़ना है और इससे 5 प्रश्न दोस्तों बनते हैं। तो पहला चैप्टर है हम लोग का विविध पृष्ठभूमि के बच्चों को संबोधित करना। मतलब कि जो अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं विद्यालय में, कुछ ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, कुछ शहरी क्षेत्र से आते हैं, तो इन सभी को संबोधित करना है। मतलब इन सभी को अवसर देना है कक्षा में या वर्ग में कि वह अपनी बातों को रख सकें। ऐसा नहीं भेदभाव करना है कि वह ग्रामीण क्षेत्र से है तो उन्हें हम लोग वाचन का मौका न दें, बोलने का मौका न दें, ऐसा नहीं करना है। साथ ही साथ दूसरा नंबर टॉपिक है हम लोग का दिव्यांग या विकलांग तथा अध्ययन अशक्त वाले बालकों की पहचान। मतलब कहने का है दिव्यांग जो बच्चे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हो या दोस्तों, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में आया और विकलांग शब्द का प्रयोग करना वर्जित हो चुका है। अब हम लोगों को दिव्यांग शब्द का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन मैंने इस चीज़ को यहाँ इसलिए ऐड किया है क्योंकि आप लोग को समझ में आ जाए।
तो दिव्यांग के बारे में पढ़ना है। दिव्यांग बहुत टाइप के होते हैं, बहुत सारे जो होते हैं विजुअल हैंडीकैप्ड भी होते हैं जो कि देख नहीं पाते हैं, बहुत सारे सुनने में बहुत सारे को परेशानी, ये सभी दिव्यांग के अंतर्गत ही आते हैं। और अधिगम अक्षमता, जिससे एक प्रश्न हर बार बनता है, जिसे कहते हैं हम लोग लर्निंग डिजेबिलिटीज़, तो इससे एक प्रश्न हर बार बनता है। जैसे डिस्ग्राफिया सुनते हो या डिस्कैल्कुलिया सुनते हो या डिस्फेजिया सुनते हो या दोस्तों आप लोग, या डिस्ग्राफिया हो गया या डिसलेक्सिया हो गया, इस तरह के प्रश्न एक प्रश्न इससे बनते हैं अधिगम अक्षमता से। इस तरह के बालकों को पहचान करना है एक शिक्षक को और उन्हें विशेष व्यवस्था प्रदान करना है। दोस्तों देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उस तरह के बच्चे को जो अधिगम अक्षमता या दिव्यांग बच्चे हैं उन्हें हम लोग को विशेष व्यवस्था देना है, न कि विशेष वर्ग में पढ़ाना है। विशेष वर्ग में नहीं, उसे समान वर्ग में ही पढ़ाना है जहाँ सभी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उनके लिए व्यवस्था को विशेष कर देना है सिर्फ दोस्तों, ठीक है। थर्ड नंबर टॉपिक है हम लोग का प्रतिभाशाली, सृजनशील तथा विशिष्ट बालकों की पहचान। तो जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, प्रतिभाशाली का जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों बुद्धि लब्धांक 140 प्लस होता है। इस चीज़ को बुद्धि लब्धांक क्या होता है इसे हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के चैप्टर में। सृजनशील बच्चे या जिसे कहते हैं सृजनात्मक बच्चे, सृजनात्मकता के तत्व कौन कौन से हैं इन सभी चीज़ों को जानेंगे। और विशिष्ट बालक, और भी कई प्रकार के विशिष्ट बालक होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पार्ट बी से हम लोग के 3 चैप्टर पढ़ने हैं, जो से 5 प्रश्न बनते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। पार्ट सी हम लोगों का है अधिगम एवं अध्यापन कला, या जिसे कहते हैं शिक्षण शास्त्र। इससे 10 प्रश्न बनते हैं दोस्तों हमारे एग्जाम में। दोस्तों यहाँ देखिए अधिगम, अधिगम मतलब होता है सीखना। किसी भी चीज़ को जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ तो आप सीख रहे हैं, तो ये अधिगम हो रहा है। और जिस चीज़ को मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, यह एक मेरे में आर्ट है कि मैं अध्यापन कर रहा हूँ। तो यह अध्यापन करने का जो आर्ट है, इसको भी थर्ड नंबर टॉपिक में जानना है, जिसे हम लोग थोड़ा क्लिष्ट भाषा में शिक्षण शास्त्र कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और अगर सामान्य भाषा में कहें तो अध्यापन कला। अध्यापन कला मतलब कि पढ़ाने की कला, पढ़ाने का क्या कला है इसे जानेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को कितने टॉपिक पढ़ने हैं देखते हैं। इसमें पहला टॉपिक है हम लोग का बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं। मतलब बच्चा किस प्रकार किसी चीज़ के बारे में सोचता है और सीखता है। बच्चे कैसे और क्यों स्कूल के प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में असफल होते हैं। मतलब कि बच्चे को जैसे आप देखते हो या विद्यालय में दोस्तों उन्हें कम नंबर आ जाते हैं या सफल नहीं हो पाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो इसका क्या कारण है। अगर बच्चा असफल हो रहा है, कहीं ना कहीं शिक्षक भी असफल है, ठीक है दोस्तों। इस पे एक प्रश्न भी बन चुका है कि अगर बच्चा फेल हो रहा है तो मतलब व्यवस्था कहीं ना कहीं फेल है। सीटेट में इस तरह का एक प्रश्न बन भी चुका है दोस्तों, जैसा कि। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे कि बच्चा किस प्रकार सोचता है और किसी चीज़ को कैसे सीखता है। सेकेंड टॉपिक है हम लोग का शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया है। मतलब कि जो पढ़ाने का, किसी भी बच्चे को पढ़ाने का क्या मूल प्रक्रिया है, मतलब क्या बेसिक प्रोसेस है पढ़ाने का। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। जैसे कि इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे शिक्षण सूत्र के बारे में। जैसे किसी भी बच्चे को हम लोगों को जो भी कुछ पढ़ाना है उसे पहले सामान्य रूप में पढ़ाना है, फिर उसका विशिष्ट रूप पढ़ाना है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर हमें पढ़ाना है, पूर्ण से अंश की ओर पढ़ाना है, मतलब कि होल टू पार्ट पढ़ाना है। मतलब कि किसी चीज़ के बारे में पहले, जैसे मैं बच्चे को हाथी के बारे में पढ़ा रहा हूँ तो पहले पूर्ण रूप से हाथी में बच्चे को दिखा दूंगा, फिर उसके पार्ट बाय पार्ट, उसका आँख कैसा होता है, उसका कान कैसा होता है, उसका नाक कैसा होता है, वो किस तरह से पानी पीता है, ये पार्ट बाय पार्ट मैं समझाऊँगा। तो इस तरह के शिक्षण सूत्र जो है उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर है हम लोग का बच्चा एक समस्या समाधानकर्ता तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चा एक समस्या समाधानकर्ता तथा वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में होता है। आप बोलिए सर किस प्रकार। जैसे आप कभी भी ध्यान दीजिए दोस्तों एक छोटे बच्चे को, तो छोटा बच्चा देखते होइए दोस्तों कि वह जो होते हैं किसी भी खिलौनों को बार बार खोलते हैं और उसे फिर से कस देते हैं। तो यह काम किसका होता है। किसी चीज़ को खोलना, फिर कसना, उसे देखना, यह काम किसका होता है। तो आप बोलिए सर कि यह तो अन्वेषक का काम होता है, साइंटिस्ट का काम होता है। तो बच्चा भी कहीं ना कहीं एक लिटिल साइंटिस्ट है, यह कहना था जीन प्याजे साहब का। तो इसी चैप्टर को हम लोग जानेंगे कि कैसे बच्चा एक समस्या समाधान करता तथा वैज्ञानिक अन्वेषक होता है।
इन सभी बातों को इस चैप्टर में जानेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा चैप्टर है देखते हैं। आगे हम लोगों का है बच्चे में सीखने की वैकल्पिक अवधारणा है। तो बच्चा किसी भी अवधारणा को अलग अलग प्रकार से सीखता है दोस्तों। तो इसी चैप्टर में हम लोग जानेंगे अधिगम क्या है, अधिगम के क्या क्या सिद्धांत हैं, अधिगम की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सभी चीज़ों को इसमें जानेंगे। इससे हर बार एक प्रश्न बनता है। अधिगम वक्र क्या है, इसे भी जानेंगे। साथ ही साथ इसमें है बच्चों की त्रुटियां को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में समझना। मतलब कि जो बच्चा जो भी कुछ सीखता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं किसी भी चीज़ को अगर हम बच्चे को सिखा रहे हैं तो बच्चा जो भी कुछ सीख रहा है, तो सीखने में अगर बच्चा त्रुटियां कर रहा है, इसका मतलब कि बच्चा सीख रहा है, क्योंकि सीखने के अंतर्गत ही त्रुटियां आती हैं। त्रुटियां जो है सीखने का एक अस्थायी चरण है दोस्तों, ठीक है। अस्थायी चरण नहीं, अस्थायी चरण है। मतलब कि एक समय के बाद वह सही हो जाता है, अस्थायी नहीं है, अस्थायी है, ठीक है दोस्तों। तो त्रुटियां अगर बच्चा कर रहा है मतलब कि सीख रहा है। इस तरह के भी प्रश्न बन चुके हैं इससे संबंधित। तो इस चैप्टर को भी जानेंगे। इसमें क्या पढ़ना है मैंने बता दिया कि अधिगम क्या है, अधिगम के क्या विशेषताएं हैं, अधिगम के क्या क्या सिद्धांत हैं, उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर अगला चैप्टर है हम लोग का संज्ञान एवं संवेग। तो संज्ञान क्या होता है इसे भी जानेंगे। संवेग जो कि 14 प्रकार का संवेग मैकडूगल के अनुसार बताया गया है, उन सभी चीज़ों को जानेंगे। संज्ञान और संवेग में क्या संबंध है, इस चीज़ को समझेंगे। क्या संज्ञान और संवेग दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित है या नहीं, इस तरह के प्रश्न सीटेट में बन चुके हैं। तो दोनों एक दूसरे से अंतः संबंधित है दोस्तों। तो इन सभी चीज़ों को जानेंगे। अगला चैप्टर है हम लोग का 6 नंबर अभिप्रेरणा एवं अधिगम, मतलब कि मोटिवेशन एंड लर्निंग। तो इसमें जानेंगे हम लोग मोटिवेशन क्या होता है, इसे हम लोग समझेंगे दोस्तों, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें हम लोग जानेंगे कि अभिप्रेरणा क्या है, अभिप्रेरणा के क्या क्या सिद्धांत है, क्या अभिप्रेरणा प्रभावित करता है अधिगम को। हाँ, अगर प्रभावित करता है तो इन दोनों का क्या संबंध है, इसे भी हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। फिर आगे हम लोग का चैप्टर है 7वां नंबर चैप्टर है सीखने में योगदान देने वाले कारक। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम लोग दोस्तों सीख रहे हैं तो उसमें हमें कौन योगदान देता है। तो सीखने में योगदान देने वाले कारक, मतलब कि सीखना मतलब कि अधिगम, अगर हम अधिगम कर रहे हैं, अगर आप इस वीडियो से दोस्तों जैसा कि सीख रहे हैं, तो कुछ ऐसे कारक हैं जो आपके व्यक्तिगत हैं। व्यक्तिगत कहने का मतलब कि वह गुण आपके में ही है सिर्फ, जो माता पिता से मिला है कि जल्दी किसी चीज़ को सीख जाना। और कुछ गुण ऐसे होते हैं जो कि आपको पर्यावरण के कारण मिलता है। जैसे कि दोस्तों आप ये वीडियो देख रहे हैं, यह वीडियो देखने का कहीं ना कहीं एक पर्यावरणीय कारण है कि आप इससे सीखना चाह रहे हैं। जैसे कि दोस्तों व्यक्तिगत कारक कहने का मतलब जो भी गुण आपके माता पिता से मिला है और वह सीखने में सहायता करता है, तो वह व्यक्तिगत है, सीखने में योगदान देने वाले में कारक में। और पर्यावरणीय कहने का मतलब दोस्तों जैसे आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसके आसपास के क्षेत्र से अगर आप कुछ, मतलब कि अपने वातावरण के आसपास क्षेत्र से अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो वह आपके पर्यावरणीय कारक के रूप में आ जाते हैं। जो पर्यावरणीय कारक हो जाएंगे वह सीखने में योगदान देने में, ठीक है दोस्तों। तो यह 7 चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है दोस्तों। कुछ ऐसे भी अध्याय हैं जो कि हिडन रूप से हैं, जो भारत सरकार के द्वारा समय समय पर जो दस्तावेज बनाया गया है उन सभी को भी हमें पढ़ना जरूरी है। जैसे एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, जिसे कहते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क क्या है, यह कितनी बार बन चुका है, इसके मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है, इसे भी जानेंगे, ठीक है दोस्तों। इस चैप्टर में यह जो NCF 2005 जो है यह इसके अध्यक्ष कौन थे, किसके द्वारा यह बनाया गया था, इन सभी बातों को इसमें हम लोग जानेंगे, ठीक है। अगला जो चैप्टर है हम लोगों का शिक्षा का अधिकार अधिनियम। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन, 2009 में आया था। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है, इससे जो प्रश्न है दोस्तों, एक प्रश्न हर बार बनता है 6 to 8 के पेपर में बनता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। तो यह किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, यह 6 to 8 में दोस्तों प्रश्न बनता है। तो यह 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लाया गया था। तो इससे एक ये भी प्रश्न बनता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग ये जान लीजिए किस तरह के प्रश्न बनते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा बता भी रहा हूँ इस वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। अगला चैप्टर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति
NEP जिसे कहते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि 2020 में आया है। दोस्तों मैं यह बता दूं कि इस बार का जो सीटेट का पेपर हुआ है जनवरी 2022 में और दिसंबर 2021 में, इससे लगभग दोस्तों प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो समझ सकते हैं ये कितना इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूं दोस्तों कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि लास्ट टाइम में टैगवर्ड से हम लोग पास हो सकते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि टैगवर्ड जो है, जिसके भरोसे आप लोग सोचते हैं लास्ट टाइम में हम लोग पास हो सकते हैं, टैगवर्ड कुछ नया नहीं है दोस्तों। ये जो मैं राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा हो गया या राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो गया, इन सभी के जो महत्वपूर्ण शब्दावली है, देखिए टैगवर्ड यहीं से निकलता है दोस्तों। अगर आप लोग टैगवर्ड पढ़िए, उससे अच्छा क्यों ना क्यों इस चैप्टर को पूरा पढ़ जाएं, क्योंकि टैगवर्ड जो है दोस्तों कहीं ना कहीं NCF से ही निकलता है, NEP से ही निकलता है या RTE से ही निकलता है। और दोस्तों मैं बता दूं कि अगर सिर्फ आप NCF पढ़ लेते हैं तो ये 8 से 9 प्रश्न समझिए आपको हेल्प कर देगा सॉल्व करने में NCF पढ़ने से। तो इसके बहुत सारी बातें हैं दोस्तों, आगे हम लोग बात करते रहेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो सिलेबस है वह 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट A, पार्ट B और पार्ट C। तो पार्ट ए में हमें 12 टॉपिक पढ़ने हैं दोस्तों, पार्ट B में हम लोग को 3 टॉपिक पढ़ने हैं और पार्ट C में 7 टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं दोस्तों, ठीक है। और कुछ मैंने महत्वपूर्ण अध्याय अपने से बताया है जिससे प्रश्न हर बार बनते हैं, जो कि भारत सरकार द्वारा दस्तावेज तैयार किया गया है, जैसे NCF हो गया, RTE हो गया या NEP हो गया, ठीक है। तो 3 टॉपिक ये है। तो लगभग देख सकते हैं दोस्तों 12 3 15 और 7 22 और 3 25, तो 25 चैप्टर दोस्तों टोटल हम लोगों को पढ़ने हैं CDP में 30 नंबर की तैयारी के लिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए दोस्तों। और मैं दोस्तों बता दूं आपको कि यह अगर 25 टॉपिक अगर इसे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया जाए तो 25 घंटे बहुत हो गए, लेकिन इसे ऑफलाइन के माध्यम में 40 घंटे लगते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहें और वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि दोस्तों ये PPT बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों खुद को मोटिवेट रखने के लिए, ऊर्जान्वित रखने के लिए एक मोटिवेशन मैं आज लेके आया हूँ। जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। अगर दोस्तों आप लोग कठिन मेहनत करते हैं और अभी से सीटेट की तैयारी में जुड़ जाते हैं, इस वीडियो के साथ बने रहते हैं, तो जीत बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। अगर हम लोग इसे सीटेट के परिप्रेक्ष्य में समझना चाहें दोस्तों, तो अगर जितना अभी आप मेहनत करिएगा सीटेट के सिलेबस को समझने में या चैप्टर को समझने में, रिजल्ट आने वाला उतना ही बेहतर होगा, समझे दोस्तों। तो इसी के लिए एक मोटिवेशन लाइन लाया हूँ मैं दोस्तों, ऊर्जान्वित रखने के लिए। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं दोस्तों कि वीडियो में मैं क्या सुधार कर सकता हूं और किस तरह के कंटेंट आप लोगों को चाहिए। और वीडियो के साथ बने रहें दोस्तों और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।